ज़रा सोचिए, अगर आपको कुछ दिनों के लिए बेहिसाब अमीरी और रुतबा दे दिया जाए तो क्या आप वही इंसान रह पाएंगे? एक मामूली क्लर्क का बेटा जो अमीरों को खून चूसने वाली जोंक समझता था, वो खुद भी जब उसी दुनिया में कदम रखता है तो यहीं से शुरू होता है ताकत और रुतबे का नशा। आज सुनिए साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी जो हमारे और आपके अंदर छिपे उस इंसान को बेनकाब करती है जो पावर मिलते ही बदल जाता है। तो दोस्तों, राशि स्टोरी हब चैनल के आज के एपिसोड में सिलसिलेवार से शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है नशा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती। मैं जमींदारी की बुराई करता, मैं उन्हें हिंसक पशु, खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर उसकी दलीलें कमजोर थीं। वो कहता सब बराबर नहीं हो सकते, छोटे बड़े तो हमेशा रहेंगे। मैं हंसता, ये क्या दलील है भाई? मेरी बातें तेज होती और कभी कभी तीखी भी, पर ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता। मैंने उसे कभी गुस्सा होते नहीं देखा। शायद वो अपनी कमजोरी जानता था, लेकिन नौकरों से उसका रवैया बहुत सख्त था। अगर बिस्तर में जरा देर हुई, दूध ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ या साइकिल अच्छी तरह से साफ नहीं हुई तो वो आग बबूला हो जाता। सुस्ती और कामचोरी उसे बर्दाश्त नहीं थी, पर मेरे साथ उसका मिजाज हमेशा नर्म और दोस्ताना ही रहता। शायद इसलिए कि मैं उसका दोस्त था, या शायद मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी वैसा ही बन जाता। मेरा गुस्सा सिद्धांतों से नहीं, अपनी गरीबी से उपजा था। और ईश्वरी, उसे तो जन्म से ही ऐशोआराम विरासत में मिला था। इस बार दशहरे की छुट्टियों में मैंने घर न जाने का फैसला किया। जेब खाली थी, किराए के लिए पैसे नहीं। घर वालों को तकलीफ देना मुझे मंजूर नहीं था। वैसे भी अपनी हैसियत से ज्यादा वो मुझे पहले ही दे चुके थे। ऊपर से परीक्षा का डर, ढेर सारा पढ़ना अभी बाकी था। हॉस्टल में अकेले भूत की तरह पड़े रहने का भी मन नहीं था। तभी ईश्वरी ने कहा, चल मेरे गांव चल। मैंने बिना नानो करके हाँ कर दी। मैंने सोचा ईश्वरी के साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। वो अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन था। उसने हंसते हुए चेतावनी दी, लेकिन भाई एक बात याद रखना, मेरे घर जमींदारों की बुराई मत करना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। मेरे घर वाले और गांव के लोग मानते हैं कि भगवान ने किसानों और मजदूरों को जमींदारों की सेवा के लिए ही बनाया है, इसलिए तू खामोश ही रहना, नहीं तो जमींदारी का सत्यानाश हो जाएगा। उसने तपाक से कहा। क्या मैं वहां जाकर कोई और बन जाऊंगा? हाँ, मुझे तो यही लगता है, उसने मजाक में कहा। तू गलत सोचता है, मैंने जवाब दिया। ईश्वरी ने बहस नहीं की। शायद उसने मुझ पर भरोसा किया, और अच्छा ही किया। अगर वो जिद करता तो मैं भी अड़ जाता। मैंने कभी सेकंड क्लास में सफर नहीं किया था। इंटर क्लास भी मेरे लिए सपना ही था, लेकिन इस बार ईश्वरी के साथ सेकंड क्लास का टिकट था। गाड़ी रात 9 बजे की थी, पर हम खुशी और उत्साह में शाम को ही स्टेशन पहुंच गए। इधर उधर टहलने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में खाना खाया। मेरे सादे कपड़ों और ईश्वरी की रोबदार चाल से वेटर ने फौरन समझ लिया कि मालिक कौन और पिछलग्गू कौन। उनकी बेइज्जती मुझे चुभ रही थी। पैसे ईश्वरी ने दिए। शायद मेरे पिता की तनख्वाह से ज्यादा इन वेटरों को टिप में मिल जाता हो। ईश्वरी ने 8 आना टिप दी। फिर भी मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ वैसी ही इज्जत से पेश आए। खाना बेस्वाद लगा। ये भेदभाव मेरे दिमाग में घर कर गया। गाड़ी आई, हम चढ़े। बेटरों ने ईश्वरी को सलाम ठोका, मेरी तरफ देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आना रोज टिप दिया करो तो वो शायद इनसे भी ज्यादा तमीजदार हो जाए। तो क्या तुम समझते हो ये सब
केवल टिप के लालच से इतना अदब करते हैं? उसने हैरानी से कहा। नहीं नहीं, अदब तो इनके खून में है। मैंने तंज कसा। गाड़ी चली। ये डाक गाड़ी थी। इलाहाबाद से चली तो प्रतापगढ़ में रुकी। एक यात्री ने हमारा डिब्बा खोला। मैं चिल्लाया, ये सेकंड क्लास है। उसने मुझे घूरा, मानो कह रहा हो मुझे पता है। फिर बीच की बर्थ पर बैठ गया। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि बयान नहीं कर सकता। सुबह सुबह हम मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। 2 मुंशी थे और 5 कुली। कुलियों ने हमारा सामान उठाया। दोनों सज्जन पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था रामहरा। उन दोनों ने मेरी ओर अनजान नजरों से देखा, मानो कह रहे हो तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि इन्हीं की बदौलत में इलाहाबाद में हूं, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। अब की मैंने घसीट हिलाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो बहुत अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहां से भी उसका जवाब इनकारी ही हो गया। दोनों सज्जनों ने मुझे हैरानी से देखा, मानो डर गए हों। रियासत अली ने कहा, लेकिन आप तो बिल्कुल सादे कपड़ों में हैं। ईश्वरी ने मजाक उड़ाया, ये गांधी जी के परम भक्त हैं, खादी के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने कपड़े सारे जला डाले। ये राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की जायदाद, पर सूरत ऐसी कि जैसे अनाथालय से आए हों। राम हरक बोला, ऐसा मिजाज अमीरों में कमी देखा है। रियासत अली ने हामी भरी। आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिर्जई और चमरोदी जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन ही मन कटा जा रहा था, पर ईश्वरी का ये झूठ मुझे हास्य पद नहीं लगा। हर झूठ के साथ मैं उस काल्पनिक रईसी के करीब जाता हुआ महसूस कर रहा था। मैं घुड़सवारी में उस्ताद नहीं था। बचपन में लद्दू घोड़ों पर जरूर चढ़ा था। बस स्टेशन पर देखा तो 2 रेस के घोड़े तैयार खड़े थे। मेरी तो सांस ही अटक गई। सवार तो हुआ, पर टांगे कांप रही थी। पर मैंने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी और घोड़े को ईश्वरी के पीछे लगाया। शुक्र है ईश्वरी ने घोड़ा तेज नहीं दौड़ाया। शायद उसने मुझे भांप लिया था, वरना मैं शायद हड्डियां तोड़वाकर ही लौटता। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब किताब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ से मेरा परिचय कराया। वही 2.5 लाख की जायदाद वाला झूठ। उसने ऐसी हवा बांधी कि नौकर चाकर ही नहीं, घर वाले भी मुझे इज्जत देने लगे। गांव के जमींदार, लाखों का मुनाफा, पर पुलिस के सिपाही को भी अफसर समझने वाले। कुछ लोग तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब थोड़ा एकांत मिला तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम तो बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? उसने हंसकर कहा, इन गवारों के सामने यही करना पड़ता है, वरना सीधे मुंह बात भी नहीं करते। थोड़ी देर बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। ईश्वरी ने इशारा किया, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हो। मैं इसे अमीरों का शौक, रईसों के चोचले और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का मजाक उड़ाता था, और आज मैं खुद कुंवर साहब बनकर उस नशे में डूब रहा था। अंदर से खाने का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद धोता था, पर यहां ईश्वरी की तरह मैंने भी धोती नौकर को दे दी। खुद धोने में शर्मिंदगी महसूस हुई। खाने से पहले पांव धोना जरूरी था। कहार पानी लेकर खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ाए, कहार ने धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पांव भी धोए। मेरा पुराना वैराग्य न जाने कहां गायब हो गया। सोचा था गांव में खूब पढ़ाई करेंगे,
पर दिन सैर सपाटे में कटने लगे। कभी नदी पर बजरे की सैर, कभी मछली चिड़ियों का शिकार, कभी कुश्ती तो कभी शतरंज। ईश्वरी ढेर सारे अंडे मंगवाता और कमरे पे स्टोव पर आमलेट बनता। नौकरों का झुंड हमारे पीछे। अपने हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं, बस मुंह चलाओ, नहाने बैठो, नौकर नहलाने को हाजिर, लेटो तो पंखा झलने वाला तैयार। मैं गांधी जी का कुंवर चेला बन चुका था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में देर हो तो नौकर डरते, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए। बिस्तर ठीक समय पर लगे, कहीं कुंवर साहब को नींद में दिक्कत ना हो। मैं ईश्वरी से भी बड़ा नाजुक मिजाज बन चुका था। ईश्वरी अपने हाथों से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से अपना बिस्तर कैसे बिछा सकते हैं? उनकी महानता में जो बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहां 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थीं, मगर बिस्तर लगाऊं तो लगाऊं कैसे? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वर मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, शाबाश, ये हरामखोर इसी डांट के लायक है। एक दिन ईश्वरी एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैम्प मेज पर रखा हुआ था। माचिस भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैम्प नहीं जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। अखबार सामने रखा हुआ था, पर लैम्प के बिना क्या पढूं? उसी वक्त मुंशी रियासत अली निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारे उल्लू हो गए। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैम्प तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों को यहां कैसे गुजर होता है। मेरे यहां तो घंटे भर नहीं चलते। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैम्प जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मन चला आदमी था। महात्मा गांधी जी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार, आप तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? स्वराज आएगा तो जमींदार खत्म हो जाएंगे। मैंने रोब जमाया, जमींदारों की जरूरत ही क्या? ये गरीबों का खून चूसने के अलावा करते ही क्या है? तो हुजूर, सारी जमीन छीन ली जाएगी? उसने डरते डरते पूछा। कई लोग खुशी खुशी दे देंगे, जो नहीं देगा तो उनकी तो छीननी ही पड़ेगी। हम तो तैयार बैठे हैं। स्वराज आते ही अपनी जायदाद किसानों के नाम कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा हुआ था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार बड़ा जुल्म करते हैं। हुजूर, हमें भी अपनी जायदाद में थोड़ी जमीन दे दें तो आपकी सेवा करें। मैंने कहा, अभी मेरे पास कोई हक नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही हक मिला सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपने ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी, अपनी बीवी को खूब पीटा और गांव के साहूकार से लड़ने को तैयार हो गया। छुट्टियां खत्म हुई। हम इलाहाबाद लौटने को तैयार। गांव के कई लोग हमें छोड़ने आए। ठाकुर तो स्टेशन तक साथ था। मैंने भी कुंवर साहब का रोल बखूबी निभाया। हर दिल पर अपनी उदारता की छाप छोड़ी। मन तो चाहता था हर नौकर को इनाम दूं, पर जेब में दम कहां। वापसी का टिकट था। गाड़ी आई तो ठसाठस भरी थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं, इंटर क्लास और बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी। बड़ी मुश्किल से थर्ड क्लास में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य का रंग वहां भी जमा, पर मुझे बुरा लग रहा था। आए थे सेकंड क्लास में लेटकर, पर जा रहे थे सिकुड़कर। डिब्बे में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे। वे अंग्रेजी राज की तारीफ कर रहे थे। एक बोला, ऐसा न्याय कहीं नहीं, छोटा बड़ा सब बराबर। राजा भी जुल्म करे तो कोर्ट उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे ने हामी भरी, आप चाहे तो बादशाह पर भी मुकदमा कर सकते हैं। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था।
गट्ठर रखने की जगह नहीं थी तो पीठ पर ही बांधे हुआ था। गठरी से बेचैन होकर वो बार बार दरवाजे पर खड़ा हो जाता। मैं दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा वैसे ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैंने कुछ देर तक तो बर्दाश्त किया, फिर एकाएक मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। वो चिल्लाया, बाबूजी क्यों मारते हो? मैंने भी किराया दिया है। मैंने और 2-3 तमाचे लगाए। डिब्बे में हंगामा मच गया। चारों तरफ से मुझ पर ताने बरसने लगे। इतना नाजुक मिजाज है तो फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर में मुझे मार कर दिखाए। बेचारे ने क्या गलती की? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर खड़ा हुआ तो इतना गुस्सा। अमीर होकर क्या इंसानियत भूल जाते हैं? यही है वो अंग्रेजी राज जिसकी तारीफ कर रहे थे। एक गंवार बोला, दफ्तर में घुसने की जगह नहीं और इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। वीर तुम कितने मूर्ख हो। ईश्वरी के इतना कहते ही मेरा नशा उतर रहा था। उस गट्ठर वाले की आंखों में दर्द था। मैंने उसे मारा पर मेरे अंदर का गरीब लड़का चीख रहा था। मैंने उस आदमी को नहीं मारा, अपने अंदर की कुंठा को मारा था। मैं चुपचाप खिड़की की ओर देखने लगा जहां से ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। एक सफर जो बाहर से तो हंसी मजाक का था पर अंदर से इंसानी कमजोरियों और भावनाओं का आलम। वीर ने रईसी का नशा जरूर चखा पर आखिर में उसे अपनी औकात और सच्चाई का एहसास जरूर हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का असली रुतबा उसकी जायदाद में नहीं, उसके दिल में होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।